हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस नए टॉपिक को स्टार्ट कर रही हूँ और इसके लिए वीडियो तैयार कर रही हूँ। तो हमारा जो नया टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग कंसेप्ट। तो सेकंड चैप्टर में ये जो आपका टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग कंसेप्ट जितने भी हमने पढ़े तो उन सब को जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है टेक्निकल प्रोग्रेस। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई टेक्नोलॉजी इस टाइम मार्केट में है कि वो कभी पुरानी होगी। मतलब हर नए दौर में आप देखोगे हज़ारों प्रोडक्ट हर साल कुछ ना कुछ नए आते हैं और वही धीरे धीरे जो हैं बिल्कुल ही डाउन चले जाते हैं या कुछ आने वाले सालों में उनकी वैल्यू बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। जैसे अगर हम देखें तो एक टाइम ऐसा था जब रेडियो का बहुत ज़्यादा चलन था। मतलब रेडियो सुनने के लिए लोग जो है जहाँ भी काम कर रहे होते हैं घरों में हर जगह सिर्फ उसी की आवाज़ सुनाई देती थी। रेडियो एक बहुत बड़ा मनोरंजन का साधन था। उसमें जितने भी प्रोग्राम्स होते थे सब उसके लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे। लेकिन अब क्या है कि रेडियो की जगह टीवी ने ले ली और मैं कहूँ कि अब इस टाइम में टीवी भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि टीवी की जगह भी मोबाइल फ़ोन्स ने ले ली। हम उसमें हर तरह की अपडेट्स, हर तरह की जानकारी सब कुछ ले सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी अगर टेक्नोलॉजी आई है तो वो टेक्नोलॉजी काफ़ी, हम ये भी नहीं कहेंगे कि काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, लेकिन वो अप्रचलित नहीं होगी, मतलब ट्रेंड से बाहर नहीं होगी, हम ये नहीं कह सकते। तो इसके लिए हमारे पास जो है सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक यही है कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो इतनी कम हो गई है कि नए से नए प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आते हैं और जो पिछला प्रोडक्ट है वो अपनी जगह जो है वो खो देता है। इसी तरह से सेकंड जो है हमारे पास है वो है चेंज्ड मार्केट। अब कहते हैं कि जो प्रेजेंट समय है इसमें मार्केट का जो रूप है वो इतनी तेज़ी से बदल रहा है क्योंकि जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो रही है, इनकम भी लोगों की बढ़ रही है, बचत भी लोग करते हैं। आजकल सभी लोग पढ़े लिखे मिलते हैं, मतलब शिक्षा में वृद्धि हो रही है, खाने पीने की आदतों में भी परिवर्तन होता जा रहा है। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, किसी भी मार्केट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इन चीज़ों पे ही डिपेंड करता है कि हमारी जो मार्केट है वो किस तरह से अफेक्ट हो रही है। तो इस बदलते हुए मार्केटिंग पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो मार्केट में परिवर्तन आ रहे हैं और जो इसकी वजह से मार्केटिंग प्रोग्राम हम जो है मतलब अपनी पॉलिसीज़ बार बार जो चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि जो वर्तमान समय है उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट, शॉपिंग मॉल, इंटरनेट मार्केटिंग इन्होंने ले ली इसकी जगह। तो मार्केट अब वो नहीं रह गई जैसे हम इतने सालों से हम जो है जिन मार्केट्स में जाते आए हैं उसकी जगह काफ़ी हद तक ऑनलाइन मार्केट, या आप लोग किसी मॉल में जाना पसंद करते हो जहाँ सभी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में कमी आ गई है। अब है थर्ड हमारे पास जो है चेंज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। चेंज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसमें क्या है कि जो अगर हम ट्रेडिशनल देखें, जो ट्रेडिशन था हमारा, तो उसमें रिटेलर हुआ करते थे, होलसेलर हुआ करते थे। लेकिन अब जो टाइम है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जो एक ये चेन बनी हुई थी इसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। अब क्या है, अब इनकी जगह फ्रेंचाइजीज ली जाने लगी, कंसाइनमेंट लिए जाते हैं, सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि मार्केट, जैसे कि हम जिनको मार्केटिंग एजेंट कहते हैं, जो फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं जो आगे सामान को फॉरवर्ड करते हैं, रिसीविंग एजेंट होते हैं, कन्वेंसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, कलेक्शन एजेंट्स होते हैं, क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं। क्लियरिंग एजेंट्स का मतलब समझते हो कि अगर आपने कोई किस्तों पे सामान लिया है और आप किस्तें नहीं दे पा रहे हो तो वो क्लियर कराने आते हैं वो वाले एजेंट्स। और कहीं ना कहीं जो नेटवर्क मार्केट है, मैगज़ीन मार्केट है, आप उनमें ज़्यादा बिलीव करने लगे हो
तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो होलसेलर और रिटेलर तक सीमित नहीं रह गया, वो बहुत वाइड बन गया है। और इन सब परिस्थितियों के होते हुए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना ज़्यादा वाइड स्कोप उसका हो गया है, तो उसके लिए नई नई समस्याएं भी हैं, ठीक है, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो इन दोनों का ही जो इसकी ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पूरी जो मार्केट का एक व्यू है वो चेंज हो गया है। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ है चेंज्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थे कि मीडियम जो थे वो अलग अलग थे। अब क्या है कि जो फिज़िकली सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनमें भी काफ़ी जो है परिवर्तन आ गया है। से माल को ले आना, ले जाना, उठाना, रखना, इनकी जो विधि है इसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आ गया है। जहाँ पहले सारा काम लेबर से कराया जाता था, या पशुओं या ठेलों में कोई सामान जो है यहाँ से वहाँ ढोया जाता था, आज जो है बहुत सारे ऐसे साधन आ गए हैं जिनमें बहुत तेज़ी से जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब फिज़िकली जब किया जाता था, तो इसमें भी काफ़ी चेंज आ गया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डेवलप्ड मीन्स कम्युनिकेशन। डेवलप्ड means of कम्युनिकेशन। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? विकसित संचार साधन। जो मैंने अभी आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दिया, जैसे रेडियो का, मैगजीन का, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलेक्स, फैक्स मशीन्स, एसटीडी, आईएसडी, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, टेलीप्रिंटर, इंटरनेट, इनके ये क्या है? ये सब हमारे कम्युनिकेशन मीन्स हैं, संचार के साधन हैं, जिनके ज़रिए हम अपनी बात या अपने मैसेजेस को बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। इनमें इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है, इसमें सबसे ज़्यादा जो एक तरह से हम कहें कि वो महत्व बढ़ गया, इम्पोर्टेंस बढ़ी है, तो वो बढ़ी है एडवर्टाइजिंग की, बहुत ज़्यादा हो गया है। अब जो नए नए उपभोक्ता हैं, नए नए कस्टमर्स हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, तो उसके लिए इस तरह की जो ये अभी मैंने बोले कि जैसे ये टेलीविज़न वगैरह इनसे पहुंचाया जाता था, लेकिन अब परिस्थितियों के मुताबिक जो है वो नई नई चीज़ें आ गई हैं कम्युनिकेशन की, जिससे कि हम जैसे इंटरनेट का हम यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए हमें ऐड भी पता लग जाती है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनसे जो पुराने साधन थे संचार के वो कहीं ना कहीं बिछड़ गए हैं। अब आता है हमारे पास सिक्स्थ और लास्ट, ये है ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर कौन से होते हैं? वैसे अगर हम देखें तो आज के टाइम में जो कंज्यूमरिज्म है, यानी कि उपभोक्तावाद है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट है, उसने कंज्यूमर्स को एक तरह से अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक कर दिया है। और इसी फैक्ट को लेके जो मार्केटर हैं वो कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट करना पे मजबूर हो गए हैं, वो करना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको टिके रहना है मार्केट में तो उनको कस्टमर से रिलेटेड ही अपना जो है हर काम, हर मोमेंट उन्हीं को ही ध्यान में रख के करना होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केटिंग कंसेप्ट डज नॉट अप्लाई इन इंडिया। क्या जो यानी कि मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट और इंडिया, अगर हम उन दोनों का जो एक तरह से कंपैरिजन करें कि क्या मार्केटिंग कंसेप्ट जो है भारत में लागू होता है या फिर भारत में लागू नहीं होता, तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं जो हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट है, ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट है एंड इंडिया, मतलब ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है क्या वो इंडिया में एप्लीकेबल है या फिर वो एप्लीकेबल
नहीं है। इन दो चीज़ों को हम देखेंगे। अगर तो हम कहें कि वो एप्लीकेबल होता है तो इसका मतलब है कि भारत में जो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो नए प्रोडक्ट्स को बनाने से पहले ये जानना चाहते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है, उनकी इच्छा क्या है, उसके बारे में पता लगाना चाहते हैं। इसके बाद ही वो जो हैं उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर रिसर्च को महत्व बहुत ज़्यादा दिया जाने लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी अपनी जो है अलग अलग विधियाँ अपनानी पड़ती हैं। भारत में कहते हैं कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, या प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स की गारंटी और फ्री में रिपेयर करना, होम डिलीवरी फ्री में करना, या फाइनेंस की सुविधा देना, या आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, इन सब को की वजह से उपभोक्ता को रिझाते हैं। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से भी जो कस्टमर हैं वो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। उपभोक्ताओं के लिए कि उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो, उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले, अच्छी क्वालिटी की सेवाएं मिले, तो ये भी उनको सारी उचित कीमतों पे उपलब्ध करा रहे हैं। और कहते हैं कि जो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन उनसे पहले वो अपने कस्टमर्स को जो है संतुष्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम मार्केटिंग कंसेप्ट को अप्लाई के बारे में कहें कि यस कि दिस इज़ अप्लाई इन इंडिया, तब हम ये वाले पॉइंट्स यानी कि जो फेवरेबल पॉइंट्स हैं, ठीक है, और जो नॉट फेवरेबल हैं उनको कि जब वो अप्लाई नहीं होता इंडिया में, तब इसके बारे में हम करेंगे, ठीक है। अगर ना के बारे में पढ़ें तो वो कहेंगे कि भारत में जो ज़्यादातर प्रोड्यूसर हैं वो उपभोक्ताओं की इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखते, मतलब उल्टा बोलना है, जो कुछ मैंने बोला है ये फेवर में, तो उसी के ही अगेंस्ट आपने वो चीज़ें लिखनी है। हम ये कह सकते हैं कि जो भारत में जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है, सेल किया जाता है, या आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, वो मार्केटिंग के अंदर नहीं आती। मतलब वो सिर्फ एक उनका मतलब एक तरह से उनका ये होता है कि यहाँ स्ट्रेटजी होती है उनकी, नहीं तो वो मना भी कर देते हैं कि हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि इंडिया ऐसा ही है, एक बार आप कोई चीज़ टर्म्स एंड कंडीशन में लिखो और बाद में इनको पूरा ना करो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। केस कोई करना नहीं चाहता, कोई कोर्ट में जाना नहीं चाहता, कंप्लेंट कोई करना नहीं चाहता। तो ये सारी जो एक तरह से आदतें हैं भारतीय कस्टमर्स की, ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न मार्केटिंग है वो अप्लाई नहीं होती। और उसके बाद आता है हमारे पास, अगर हम इसमें ये कहें कि जो लाइफ स्टैंडर्ड है उपभोक्ताओं का, वो उसके लिए कोई ज़्यादा विशेष कार्य नहीं किया गया, क्योंकि लाइफ स्टैंडर्ड जो उपभोक्ताओं का है उसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और सबसे ज़्यादा कोई भी प्रोड्यूसर है वो सिर्फ लाभ प्राप्त करना चाहता है, संतुष्टि मिले ना मिले वो डजेंट मैटर, कि ज़्यादा नहीं वो लोग सोचते इस बारे में, क्योंकि इंडिया के प्रोड्यूसर ऐसे ही हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि जो भी मार्केटिंग कंसेप्ट है वो मार्केटिंग कॉस्ट के कारण जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि कॉस्ट तो वेयर करनी पड़ेगी अगर आप इस तरह का कंसेप्ट चला रहे हो। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है या अदर कॉस्ट हैं जो कस्टमर तक आप अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए करोगे। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है वो है लिमिटेशंस, ठीक है। तो लिमिटेशंस के बारे में हम पढ़ें तो लिमिटेशन क्या क्या है मार्केटिंग कंसेप्ट की। वो कहते हैं कि सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, वो है हमारे पास लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस में सबसे पहले है इनकम्प्लीट कंज्यूमर, इनकम्प्लीट कंज्यूमर रिसर्च, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंज्यूमर रिसर्च है, कौन ध्यान देता है कि कस्टमर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, और मतलब मार्केटिंग कंसेप्ट को पूरी तरह से अप्लाई कर पाना ये हो रहा है या नहीं। तो ये सारी आधी अधूरी सी बातें हैं। और कस्टमर क्या चाहता है, एक्चुअल जो उसकी नीड है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाती है, और हमेशा की तरह जो है एक कस्टमर को अनदेखा करके और सिर्फ सेल बढ़ाना और प्रॉफिट मोटिव रखना, ये भी कहीं ना कहीं आज जो है मार्केटिंग कंसेप्ट की कमी है। चाहे वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में जानते हैं,
और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना भी चाहते हैं। लेकिन जो वो रिसर्च करते हैं वो कैसे रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च होती है सेकेंडरी डाटा के बेस पे। अब ये सेकेंडरी डाटा क्या चीज़ है? सेकेंडरी डाटा है कि आपने जैसे कस्टमर का कहीं व्यू पढ़ा कि मतलब कि कस्टमर क्या चाहता है, कुछ लोगों की बातों के बेस पे उसका रिज़ल्ट निकाल लेना। सभी को तो वो चीज़ें नहीं चाहिए होती जो कुछ लोगों को चाहिए होती हैं, ठीक है। या कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ लिया या किसी का ब्लॉग पढ़ लिया, बस उनसे आइडिया ले लेना कि कस्टमर क्या चाहता है। जो ग्राउंड वो कहते हैं ना कि ग्राउंड ज़ीरो की जो रिपोर्ट है वो एक्चुअल में नहीं मिल पाती कि कस्टमर एक्चुअल में क्या चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी आधी अधूरी नीड्स के बारे में पता चलता है और फिर उन आधी अधूरी को ही उसी की ऊपर रिसर्च करके उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। एक है हमारे पास जो इंटरनल डिसेंशंस हैं, तो इंटरनल डिसेंशंस होती हैं हमारे पास, ठीक है। ये इंटरनल डिसेंशंस हैं, मतलब कि जो अंदरूनी रुकावटें हैं। जैसे कि कुछ जो मैनेजर्स हैं वो मार्केटिंग कंसेप्ट को अपनाने में हिचकिचाते हैं, वो ज़्यादातर अपना मतलब कि अपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जो मैनेजमेंट फाइनेंस पे, प्रोडक्शन पे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के क्षेत्र में आते हैं, वो मार्केटिंग के लिए कहीं ना कहीं जो है वो उनका थ्रेट होता है, वो उसको समझ नहीं पाते। क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट है अल्टीमेटली उनका सबका एक जो है, अगर हम हेड डिपार्टमेंट को बोले ना तो वो मार्केटिंग होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर मार्केट में आपकी जो अच्छी इमेज बनी हुई है देन ओके, लेकिन अगर अच्छी इमेज नहीं बनी हुई है तब चाहे आप जो मर्ज़ी कर लो, तो आपके सारे डिपार्टमेंट की जो है प्रोग्रेस उसी पे ही डिपेंड करती है अगर मेनली देखा जाए तो। एक है ऑर्गेनाइजेशनल, जो आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मतलब कि जो अवरोध होते हैं, संस्थागत अवरोध जिनको हम बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल जो आपके पास ठीक है, ये जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट होते हैं, इसमें क्या है कि जो उपभोक्ता है, ठीक है, उपभोक्ता की जो सभी इच्छाएं और उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो एक कंपनी, सिर्फ एक सिंगल कंपनी द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। उसके लिए कंपनी उन्हीं उत्पादों पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस रखती है जिनका उसके पास एक जो मैनुअल और टेक्निकल साधन या फिर क्षमता उपलब्ध है। क्योंकि हर तरीके की क्वालिटी उस कंपनी में नहीं हो सकती, हर तरह की टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, हर तरह का पर्सन उसके पास नहीं हो सकता जो काम करेगा। तो वो कहते हैं कि वो एक लिमिटेड पे ही ध्यान देगी। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आती हैं जब उसके पास जो है उन एक तरह से जो उसके पास श्रमिक हैं, ठीक है, जो मानवीय साधन है, या फिर जो हमारे पास वो कहते हैं कि जो भी उनको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होती है, संशोधन करने की ज़रूरत होती है, लेकिन साधनों की कमी की वजह से या फिर ज़्यादा लागत आने की वजह से क्या करती है कंपनी, कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं कर पाती, कोई चेंज नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से वो मार्केटिंग कंसेप्ट से दूर हो जाती है। अब देखिए, कस्टमर तो पता नहीं क्या क्या चाहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी उतनी फास्ट ना होने की वजह से, पैसे कम होने की वजह से कहीं ना कहीं वो किसी ऑर्गेनाइजेशनल के लिए अवरोध तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। ठीक है, एक है हमारे पास नेक्स्ट सोशल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, सोशल ये कंस्ट्रेंट्स है कि सामाजिक अवरोध भी हैं। कई बार जो है समाज की कुछ जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए या पूरा करने में जो मुश्किलें आती हैं, ठीक है, वो मार्केटिंग कंसेप्ट वहाँ पे लागू होने से रोक देती हैं। जिस तरह से वो कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सेवा, ठीक है, अगर उसको वो कहते हैं कि वो बैन करने की कोशिश करते हैं तो जो हैबिट होती है लोगों की वो उसको बैन नहीं कर पाते। आप देखते हो कि जैसे जो मतलब अब कोई लोग पान खाने की आदी होती है, सिगरेट खाने की आदी है, शराब पीने की आदी हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो सोशली तो देखा जाए वो अवरोध हैं, वो चीज़ें गलत हैं, लेकिन अभी एक्चुअल में क्या है कि वो
हैबिट की वजह से, लोगों की हैबिट की वजह से वो बैन नहीं हो पाती। तो ये भी क्या है, ये आपका मार्केटिंग कंसेप्ट की एक लिमिट है। आगे वो कहता है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपस में मेल ना खाते हो, जिसमें मतभेद रहता है हमेशा। जैसे जो कंपनी के लिए एक तरह से वैसे तो देखा जाए वो स्टेबिलिटी बनाने के लिए विचारों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कई जगह जो अगर हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड होकर भी कई प्रकार के जोखिम नहीं उठाना चाहते, हम चाहते हैं कि कस्टमर को हर चीज़ हम दे पाएँ, लेकिन हम बहुत तरह के इस तरह के जो जोखिम हैं वो नहीं उठाना चाहते, तो वो भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं, ठीक है। क्योंकि कई जगह ऐसी होती है कि किसी कंपनी को हानि उठानी पड़ सकती है, तब जाके वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। आप देखो कि जियो ने फ्री में जो है एक तरह से मतलब लोगों को सुविधाएं दी, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये भी तो मानोगे कि उसकी जो सुविधाएं देने की वजह से बाकी कंपनियों में तो कहीं ना कहीं वो चीज़ का डर बैठ गया। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा, क्योंकि उनकी जो वो भी कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करना चाहते, करना चाहते हैं, बट वो भी क्या करें, उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो कहीं ना कहीं मतभेद तो आ गया ना उन चीज़ों में। अब आता है नेक्स्ट, अगर हम देखें तो वो है एटीट्यूड ऑफ प्रोड्यूसर्स। अब एटीट्यूड का मतलब है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि देखने का नज़रिया क्या है उनका, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ प्रोड्यूसर्स का, कुछ जो प्रोड्यूसर हैं वो टेक्निकल ज़्यादा होकर सोचते हैं, वो मैनेजरियल वर्क पे भरोसा नहीं करते, वो ज़्यादा लाभ कमाने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं है कि कस्टमर को ध्यान में नहीं रखते, लेकिन जो उनका मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ज़्यादा होता है। एक है हमारे पास लैक ऑफ मार्केटिंग पर्सनल, लैक ऑफ मार्केटिंग पर्सनल। अब ये क्या चीज़ होता है कि इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका अभाव होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कर्मचारियों को तो कर्मचारी तो बहुत मिल जाएंगे, जनसंख्या तो हमारे यहाँ बहुत है, वो तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो ट्रेंड हैं या एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मार्केटिंग कंसेप्ट में कहीं ना कहीं जो है ये भी एक लिमिटेशन बन जाती है। एंड लास्ट इज मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट क्या है, मार्केटिंग कॉस्ट जो है, हम उपभोक्ता को संतुष्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कीमत बहुत चुकानी होती है। कीमत चुकाना मतलब कि वो हर तरीके की सेवाएं उनको उपलब्ध करानी पड़ती हैं, हर तरह से, ज़रूरी नहीं कि हर जो प्रोडक्ट उनको उपलब्ध कराया जाए, कई बार उनकी लागत ज़्यादा आ जाती है, कीमत उतनी नहीं मिल पाती, उपभोक्ता फिर भी नहीं संतुष्ट हो पाता। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। खाली सेल करना और आफ्टर सेल सर्विसेज की मेंटेनेंस भी देना, तो वो कई बार जो है बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो कंपनी का फाइनेंशियल रिसोर्सेज में बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सही होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कॉस्ट का तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, ताकि वो बार बार आपका ही प्रोडक्ट मांगे और उनमें अपनी इमेज बनाने के लिए कितनी कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ जाए। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जो हमारा इस टाइम पे एंड हो चुका है। तो होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा। ये लास्ट में वीडियो इसलिए भेज रही हूँ तो क्योंकि कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, तो उनको भी इस वीडियो के थ्रू थोड़ा वो जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।